हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की अपनी 5th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्राच्य पाश्चात्य विवाद इसके बारे में पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू करके अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो है मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया था। तो मैकाले का विवरण पत्र, इसको हम मैकालेस मिनट भी बोलते हैं, ये 1835 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन आपका सबसे पहले वाइवा में पूछ लिया जाता है कि मैकाले का पूरा नाम क्या था। तो मैकाले का पूरा नाम थॉमस बैबिंगटन मैकाले था, ठीक है। और ये कौन थे? ये कानूनी सलाहकार थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। तो थॉमस बैबिंगटन मैकाले उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की काउंसिल का कानूनी ही सलाहकार बनकर भारत आए थे। तो जो मैकाले है उस टाइम कौन थे गवर्नर जनरल? वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो उनकी काउंसिल के कानूनी सलाहकार बनके ये भारत में आए थे। मैकाले अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी साहित्य का विद्वान था। उसके लेखों ने उस समय सभी को चकित कर रख दिया था। तो जो मैकाले हैं उस समय जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था ना, भारत या अंग्रेज, जो प्राच्य देश है हमारा, जो पाश्चात्य देश है, या तो भारत या ब्रिटिश, ये जो देश है इनका भाषा साहित्य इनको लेकर था ना, 1 लाख रुपए कहाँ खर्चा हो। तो मैकाले क्या थे उस समय? अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। बहुत नाम था इनका वहाँ पे। उनके लेखों ने उस समय सभी को चकित कर रखा था। तो इतने इंटेलिजेंट थे ये, इतनी इनका एक्सपीरियंस, मतलब इनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा था कि उस समय जो इनके लेख थे वो लोगों को उन्होंने चकित कर दिया था। उन दिनों प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपना उग्र रूप ले चुका था। विलियम बेंटिंग ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो जो विलियम बेंटिंग थे उन्होंने क्या करा, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष चुना मैकाले को। मैकाले ने क्या किया? मैकाले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र का अध्ययन किया तथा अनुच्छेद 43 को गंभीरता से समझा। ये जो अनुच्छेद 43 उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से समझा कि आखिर ये पूरा मैटर क्या है। उसके पश्चात उसने प्राच्यवादियों तथा पाश्चात्यवादियों के लिखित तथ्यों तथा तर्कों का अध्ययन किया, ठीक है। पहले इन्होंने आज्ञा पत्र का अध्ययन करा, फिर अनुच्छेद 13 को भी समझा, फिर जो प्राच्य पाश्चात्यवादी हैं इनके जो लिखित तथ्य हैं कि क्या इनके तथ्य, क्या इनका तर्क है, उन सबको उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन करा। डीपली उन्होंने पढ़ा कि आखिर ये पूरा मैटर चल क्या रहा है। उसके बाद मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया। 2 फरवरी 1835 में इन्होंने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रस्तुत करा। इस विवरण पत्र में मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र के अनुच्छेद 13 की व्याख्या की, उसके संबंध में ठोस सुझाव दिए तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में भी सुझाव दिए, ठीक है। जो इन्होंने अपना विवरण पत्र निकाला, उन्होंने जो 1813 का आज्ञा पत्र है उसका जो अनुच्छेद 13 में जो जितनी बातें लिखी हुई है वो सारी उनकी व्याख्या करी कि अनुच्छेद 43 में ये सब लिखा हुआ है। उसमें उससे रिलेटेड उन्होंने सारे ठोस सुझाव भी दिए, और जो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उनके हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके संबंध में उन्होंने सुझाव दिए। मैकाले के विवरण पत्र की विशेषताएं। भारतीय शिक्षा हेतु सुझाव, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारतीय शिक्षा हेतु उन्होंने क्या सुझाव दिए या उनके विवरण पत्र की क्या विशेषताएं। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद के संबंध में तर्क दिया उन्होंने। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ये बोला। प्राच्य ज्ञान व साहित्य की शिक्षा निरर्थक है, ये बोला। मतलब जो हमारी जो इंडियन एजुकेशन थी और जो भारतीय जो साहित्य था और ज्ञान था वो उनके हिसाब से वो बेकार था,
कुछ नहीं था, तो उन्होंने उसे निरर्थक बोला। भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा आवश्यक, ये उन्होंने बोला कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा आनी ही चाहिए। अंग्रेजी संहिता बनाने का प्रयास किया उन्होंने और नित्यानंद सिद्धांत की व्याख्या करी। ये इम्पॉर्टेंट है, नित्यानंद सिद्धांत। तो आइए इन सब की हम व्याख्या करते हैं आगे। तब इन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद के संबंध में क्या तर्क दिए। इन्होंने बोला कि 1813 के आज्ञा पत्र में जो 3 मुद्दे की व्याख्या करता है ये विवाद क्या है। आवंटित धनराशि का व्यय कैसे हो, साहित्य शब्द का अर्थ क्या है, और भारतीय विद्वानों का संबंध कौन कौन से विद्वानों से है। ये इन्होंने इसमें जो मेन जो बातें थी प्राच्य पाश्चात्य विवाद के संबंध में, उन्होंने इस पर ये 3 इन्होंने मेन टॉपिक रखे अपने। अब इसमें इन्होंने क्या बोला। मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में इन तथ्यों की व्याख्या निम्न रूप से करी है। धनराशि के व्यय की व्याख्या उन्होंने बोला, मैकाले ने स्पष्ट किया कि धनराशि को खर्च करने के संबंध में कंपनी पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वह जिस तरह से चाहे उस तरह से धनराशि को व्यय कर सकती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जो 1 लाख की जो धनराशि निश्चित की गई थी कि कंपनी पे आप ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि भारतीय ज्ञान पे, भारतीय साहित्य पे, भारतीय भाषा पे आपको खर्च करना है, और पाश्चात्य वाले बोल रहे कि अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी साहित्य पे करना है। उनके हिसाब से ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी को जो धनराशि है वो कहाँ पर खर्च करना है। आप उस पर कंपनी पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध, कोई बंधन कुछ नहीं लगा सकते कि आपको ऐसे खर्च करना है। अब उनके हिसाब से साहित्य शब्द की व्याख्या, साहित्य शब्द को उन्होंने कैसे बोला। मैकाले ने साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 1813 के चार्टर में उल्लिखित साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य से। उसने अंग्रेजी साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। तो उन्होंने भारतीय साहित्य को इतना छोटा बना दिया। उन्होंने कहा कि जो साहित्य में जो लिखा हुआ है 1813 के विवरण पत्र में जो लिखा हुआ है साहित्य के बारे में, वो अंग्रेजी साहित्य है, ना कि भारतीय साहित्य। ठीक है, मतलब संस्कृत, अरबी, फारसी जो भारतीय साहित्य वो नहीं है। और उन्होंने क्या बोला, अंग्रेजी साहित्य को वो फेवर कर रहे हैं, तो उसके संबंध में उन्होंने बोला है कि एक अच्छे जो यूरोपीय पुस्तकालय है, वहाँ की जो एक पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है, एक यूरोपीय जो लाइब्रेरी है, वहाँ की एक अलमारी, सिर्फ एक अलमारी में ही भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। मतलब भारतीय साहित्य इतना छोटा है कि भारतीय साहित्य सिर्फ वहाँ की एक अलमारी के बराबर आ जाएगा। भारतीय साहित्य उनकी एक अलमारी में समा जाएगा। ये उन्होंने बोला साहित्य शब्द के लिए। फिर उन्होंने बोला भारतीय विद्वानों की व्याख्या करिए। अब भारतीय विद्वान में क्या बोला उन्होंने कि भारतीय विद्वान शब्द की व्याख्या करते हुए मैकाले ने बताया कि भारतीय विद्वान का संबंध अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से है, ना कि भारतीय भाषाओं के। ठीक है, तो ले दे के बात यह है कि वो जो 1 लाख रुपए का खर्चा है इनके हिसाब से कहाँ होना चाहिए, अंग्रेजों पे होना चाहिए, क्योंकि साहित्य भी भारत का छोटा है, भाषा भी हर भारतीय को जो है वो भारत की पाश्चात्य भाषा सीखनी चाहिए। भारत की भाषा तो बेकार है। और भारतीय विद्वान भी क्या है, भारतीय विद्वान बोला कि भारतीय विद्वान से तो कोई मतलब नहीं है, उनका संबंध जो है, भारतीय विद्वान का संबंध अंग्रेजी भाषा के विद्वानों से उन्होंने बोल दिया, ना कि भारतीय भाषाओं के। तो मैकाले के अनुसार क्या है, भारतीय विद्वान वह है। अब भारतीय विद्वान इन्होंने क्या बोला है जो अंग्रेजी भाषा के विद्वान हैं। और भारतीय विद्वान कौन हुए, जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से परिचित हैं। ठीक है, जिन्होंने लॉक के दर्शन कर रखे हैं और मिल्टन की कविता जिनको पता है, तो वो भारतीय विद्वान हैं। अतः मैकाले ने अपने विवरण पत्र में पाश्चात्यवादियों के तर्क को स्वीकारा तथा प्राच्यवादियों के तर्कों को पूर्ण रूप से नकार दिया। तो उन्होंने अपने विवरण पत्र में क्या करा है, अंग्रेजों को सपोर्ट करा है, पाश्चात्यवादियों को सपोर्ट करा है, प्राच्यवादियों के जो भी तर्क हैं उन सबको इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया कि ये गलत है। अब मैकाले ने प्राच्य शिक्षा संस्थानों को प्रचलित रखने के लिए लिखा। तो प्राच्य जो शिक्षा संस्थान है हमारे, वो प्रचलित रहे उनके लिए उन्होंने क्या बोला है कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली के प्रशंसकों का तर्क यदि हम मान लें कि वह ठीक है,
तो वह परिवर्तनों के विरुद्ध निर्णय होगा। ठीक है, कि अगर हम मान लेते हैं प्राच्य शिक्षा प्रणाली कि ठीक है अपनाना चाहिए, तो ये परिवर्तनों के विरुद्ध निर्णय होगा। मतलब उनका कहना है कि जो प्राच्य शिक्षा प्रणाली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। तो मैकाले ने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार संस्कृत तथा अरबी जनसाधारण की भाषाएं नहीं हैं। वे मानते थे कि अंग्रेजी सब जितने भी भारतीय जनसाधारण मतलब हर जन, उनको अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी शिक्षा सिखाएं तो ज़्यादा सही है। अब संस्कृत और अरबी जो है वो जनसाधारण की नहीं है, आप हर एक इंसान को संस्कृत और अरबी नहीं सिखा सकते हो। भारत के सामान्य लोग ये भाषाएं नहीं बोलते। भारत में प्रचलित भाषाओं में साहित्य एवं वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है। वे अविकसित और गंवारू है तथा उनका शब्दकोश भी सीमित है। तो उन्होंने इतनी बातें बोल दी भारतीय भाषा के लिए कि मतलब संस्कृत और अरबी तो डेली रूटीन में नहीं बोलते भारतीय लोग। ये बात तो सही थी क्योंकि नॉर्मल तो अपना हिंदी बोलते थे। अब भाषाओं में साहित्य और वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है। साहित्य और वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है भारतीयों में, ऐसा उनका मानना था। भारतीय को क्या मानते थे वो अविकसित और गंवारू मानते थे, गंवार लोग हैं तथा उनका शब्दकोश भी सीमित है। तो उनकी जो डिक्शनरी है, जो वर्ड्स हैं वो सीमित है। वो अंग्रेजी भाषा को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा तो नहीं कह सकते लेकिन जो भारतीय भाषा है, संस्कृत हो गई, फिर हमारी पाली प्राकृत और अरबी फारसी सब आई थी, अब ये भारतीय भाषाओं को छोटा मान रहे हैं, छोटा बता रहे हैं। इसके साथ ही भारतवासी स्वयं अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इच्छुक है। कुछ भारतवासी थे जो अंग्रेजी भाषा सीखने के इच्छुक थे, तो उन्होंने इस बात को रखा है यहाँ पे। कई भारतीय विद्वान जिनमें से राजा राम मोहन राय प्रमुख हैं, वे भी अंग्रेजी भाषा की मांग कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी भाषा के सपोर्ट में थे। मैकाले ने कहा कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है और इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो आम जनता है, जो हमारे राजा हैं कुछ, उन्होंने भी कहा कि ठीक है अंग्रेजी भाषा सही है, सीखनी चाहिए। तो अब उनके हिसाब से, मैकाले के हिसाब से क्या हो गया, जो प्राच्य शिक्षा की जो संस्थान है उन पे अब पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है। अब पैसा खर्च ना करें, इसको बंद कर दिया जाए। इसके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाओं को सृजन किया जाए। अब नई संस्थाएं जो बनाई जाए और उसमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाए। तो ऐसा मैकाले ने, जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के सपोर्ट में ये सारी बातें उन्होंने बोली हैं। फिर उन्होंने बोला है प्राच्य ज्ञान और साहित्य की भाषा जो है वो निरर्थक है। ठीक है, निरर्थक बता दी, कोई मतलब ही नहीं है प्राच्य ज्ञान और साहित्य का उनके हिसाब से। भारतीय साहित्य के बारे में मैकाले ने लिखा है कि भारतीय साहित्य धर्म ग्रंथ, अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे पड़े हैं, इन्हें पढ़ना लिखना निरर्थक है। तो उनके हिसाब से जो हमारे धर्म ग्रंथ है और जो भी हमारे साहित्य हैं उनको पढ़ना मूर्खता है। तो उनके हिसाब से जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं इनको जो लोग पढ़ते हैं वो अंधविश्वास में भरोसा करते हैं और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरे हैं। तो धर्म ग्रंथ को भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है उनके हिसाब से, इनका पढ़ना लिखना निरर्थक है, उन्होंने बोला है। भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए मैकाले ने लिखा है, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। तो ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनका कहना क्या था भारतीय साहित्य के बारे में, कि जो यूरोपीय जो लाइब्रेरी है वहाँ की एक अलमारी में जितनी बुक्स है तो मतलब भारत का संपूर्ण साहित्य, पूरा साहित्य इतना ही है जितनी उनकी यूरोपीय अलमारी की एक, अब यूरोपीय जो लाइब्रेरी है वहाँ की एक अलमारी में जितनी बुक्स रखी हुई हैं, बस उतना ही पूरा भारत का आज तक का साहित्य है। संस्कृत के साहित्य पर प्रहार करते हुए मैकाले ने लिखा है कि क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है। तो संस्कृत के साहित्य को उन्होंने बिल्कुल ही निम्न कोटि का बोल दिया है, जबकि हम संपूर्ण इतिहास व दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं, मतलब बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये उनका कहना था कि ऐसे साहित्य और भारत का जो साहित्य और विज्ञान है उसको उन्होंने निरर्थक माना है, निम्न कोटि का माना है। और
जबकि हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, संपूर्ण इतिहास, जो इतिहास है और दर्शन है उसका ज्ञान हम करा सकते हैं। इतिहास ऐसा है जिसमें 77 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है। भूगोल ऐसा है जिसमें शीरे तथा मक्खन, मतलब ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, इसका वर्णन है। ज्योतिष ऐसा है जिस पर स्कूल की अंग्रेज बालिकाएं हंस पड़ेंगी। तो उन्होंने ऐसा इतिहास के बारे में भी बताया है कि 77 फीट लंबे तो राजाओं का वर्णन कर रखा है। यहाँ का भूगोल ऐसा है कि जो भी आयुर्वेद है सिर्फ आयुर्वेद का उसमें वर्णन किया हुआ है। और ज्योतिष ऐसा है कि जो अंग्रेज है उनकी, जो स्कूल में जो अंग्रेज बालिकाएं हैं उनकी, जो वहाँ की लड़कियां हैं वो हंस पड़ेंगी उन्हें देख के। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सुझाव दिए कि संस्कृत तथा अरबी विद्यालयों पर धन व्यय न किया जाए, बल्कि उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए तथा उनके मुद्रण एवं प्रकाशन पर भी रोक लगा देनी चाहिए। भारतीयों के लिए पाश्चात्य शिक्षा आवश्यक है, ये उन्होंने बोला है कि पाश्चात्य शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है। मैकाले संस्कृत तथा अरबी साहित्य को नगण्य मानता था तथा पाश्चात्य साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य मानता था। उन्होंने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान का ज्ञान अवश्य कराया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। इसी से भारतीय समाज का भला किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के लिए बोला कि भारतीयों का भला अगर करना है, चाहते हैं भारतीयों का भला करना, तो उनको अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा जो है उसका ज्ञान देना ज़रूरी है। अब है अंग्रेजी संहिता बनाने का प्रयास। मैकाले के अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी में लिखे हुए कानूनों की अंग्रेजी में संहिता बननी चाहिए। उन्होंने बोला है उनके हिसाब से क्या है, जो संस्कृत और अरबी फारसी भाषा में जितने भी संहिता, जो साहित्य जो भी लिखा हुआ है उसका अंग्रेजी में एक हिसाब से अनुवाद किया जाना जरूरी है। केवल कानून की जानकारी करने के लिए संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं है। ठीक है, सिर्फ कानून की जानकारी, अगर आपको सिर्फ कानून की जानकारी रखना है तो उसके लिए संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी नहीं है, इसके लिए धन व्यय करना व्यर्थ है। तो ले देखिए उनका ये है कि भारतीय शिक्षा साहित्य पे धन व्यय ना किया जाए। अब है निसैनंदन सिद्धांत की व्याख्या। ये इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और वाइवा में पूछ लेते हैं। तो निसैनंदन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है छन छन कर जानना, मतलब निसैनंदन का मतलब होता है एक हिसाब से छानना। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में यह बात स्पष्ट की कि कंपनी के पास इतना धन नहीं है कि वह भारत में जन शिक्षा की व्याख्या कर सके, अतः मैकाले ने अपने विवरण पत्र में निसैनंदन सिद्धांत को अपनाने की वकालत की। तो इन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि अब इतना पैसा नहीं है कंपनी के पास कि हर इंसान को, भारत के हर जन को अपनी शिक्षा व्यवस्था उस पहुंचा सके, या हर जन को पर्सनली जाके उनको शिक्षा दे सके। तो ये उन्होंने माना है कि इतना पैसा नहीं है कि हर एक जन पे पैसा खर्च किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा है, निसैनंदन सिद्धांत को अपनाने की वकालत करी। तो निसैनंदन से क्या तात्पर्य, छानना, फिल्ट्रेशन। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार अगर भारत के उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाए तो वह छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो उनके अनुसार छानना कैसा है कि भारत का जो ऊंचा वर्ग है, जो ऊंचा अमीर वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग, ठीक है, जो उच्च वर्ग मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, ऊंचे जो अमीर घराने के लोग हैं, उनको एक बार अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी संस्कृति की शिक्षा प्रदान कर दो, या जो ऊंची पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको पहुंचा दो, तो वो क्या है, छन छन तक, मतलब अब जैसे सपोज़ कंपनी में जो ऊंची पोस्ट पर ऑफिसर रैंक में कोई लोग हैं, उनको आपने अंग्रेजी शिक्षा सिखा दी। अब जब वो अपने एम्प्लॉय से, नीचे के लेवल से, क्लर्क से हो गया, और जो क्या कहते हैं सफाई का स्टाफ हो गया, खाने का, लंच का इनका स्टाफ है,
जो मज़दूर वर्ग जो है उनसे वो जब हमने उनको सिखा दिया ऊपर ऑफिसर लेवल पे, तो नीचे जो उनके नीचे के लेवल के जो लोग हैं जब उनसे बात करेंगे अंग्रेजी में, तो नीचे के लोग भी उनके साथ कम्युनिकेट करते करते वो अंग्रेजी भाषा सीख जाएंगे। तो इस तरह से नित्यानंदन का ये मतलब है कि एक ऊंचे वर्ग के लोगों को सिखा दो जो ऊंची पोस्ट पर है, और नीचे की पोस्ट पर अपने आप ही वो भाषा छनकर पहुंचती जाएगी कम्युनिकेशन के माध्यम से। मैकाले का मानना था कि कंपनी को केवल उच्च वर्ग के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उच्च वर्ग में पाश्चात्य संस्कृति का विकास होगा, जिसका प्रभाव धीरे धीरे निम्न वर्ग पर भी पड़ेगा, और इससे कंपनी को कर्मचारी आसानी से मिल जाएगा और जो आम जनता के बीच संदेशवाहक का काम करने लगेंगे। ठीक है, वही बात हो गई कि आपने ऑफिसर्स को लैंग्वेज सिखा दी, उसके बाद उन्होंने नीचे एम्प्लॉयज़ से उनसे बात करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे अंग्रेजी में। तो अब कर्मचारी भी सीख जाएंगे, और कर्मचारी जब जनसाधारण मतलब अब जब वो बाहर निकलेंगे अपने घर में, बाहर लोगों में, समाज में, जब वो फिर आपस में फिर वहाँ पे बातें करेंगे, तो आम जनता के बीच में एक हिसाब से संदेशवाहक का काम करेगा। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत की महत्ता को स्वीकारते हुए इसे तत्कालिक शिक्षा नीति का अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को उनको समझ में आया, अच्छा लगा, और उन्होंने इसे शिक्षा नीति का अभिन्न अंग बना दिया, कर दिया मैंडेटरी। ऑकलैंड ने लिखा था, सरकार को समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे सभ्यता छन छन कर जनता तक पहुँचे। लेकिन यह सिद्धांत पूरी तरह से विफल रहा। जैसा सोचा गया था कि उच्च वर्ग में शिक्षा की व्यवस्था करने पर निम्न वर्ग उससे प्रभावित होगा और उसके संपर्क में आकर स्वयं ही शिक्षित हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। तो उच्च वर्ग के लोगों ने क्या करा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ग्रहण करके दफ्तरों में उच्च पदों पर कार्य करने लगे। उन्होंने अपने आप को आम जनता से पृथक कर लिया और उनका शोषण करने लगे। ठीक है, नित्यानंदन सिद्धांत जो है पूरी तरह से विफल रहा था। उन्होंने सोचा था कि ऊंचे वर्ग के लोगों को सिखा दो, नीचे अपने आप ही पहुंच जाएगा, आम जनता तक पहुंच जाएगा, संदेशवाहक का काम करेगा। लेकिन जो ऊंची पोस्ट के पे जो लोग बैठे हुए उनको जब उन्होंने अंग्रेजी सिखाई, तो वो अब अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हैं, और जो आम जनता है या जो कर्मचारी है अब उनसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि अब उनको अंग्रेज़ों की लैंग्वेज आती है, वो अंग्रेज़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब इन भारतीयों के जो बाकी के लोग हैं नीचे लेवल पे जो कर्मचारी है, हम इनसे क्यों बात करें, क्यों इन्हें ये सिखाएं। तो उन्होंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया और उनका शोषण करने लगे। तो इस तरह से नित्यानंदन का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह से विफल रहा। अब वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो लॉर्ड मैकाले को दिया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले की वजह से ही भारत में अंग्रेजी भाषा आई। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। तो आप अभी के लिए बस इतना, उसके बाद अपलोड करती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी ही, आज ही अपलोड करती हूँ और आज ही हम इस चैप्टर को फिनिश भी कर लेंगे। थैंक यू, राधे राधे।